नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 की खास पेशकश इकोनॉमिकम। यहां खत्म होता है आपके एक और अर्थात का इंतजार, क्योंकि मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं अर्थात की या इकोनॉमिकम की अगली किश्त लेकर। सर, पिछले अर्थात में आपने लिखा था महंगाई के बारे में, महंगाई का जिक्र किया था। तब से अब तक तो सर महंगाई रुक ही नहीं रही है, ऐसा क्यों? पिछली बार हमने कहा था कि महंगाई हम लोग लगातार देख रहे हैं कि महंगाई के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उन पर सरकार या तो नियंत्रण नहीं करना चाहती या उन्हें सरकार के नियंत्रण से वो बाहर हो चुके हैं। कुछ सरकार के नियंत्रण में है, कुछ इनके बाहर हैं, लेकिन लगातार कंसिस्टेंटली। और हमने वहाँ महंगाई एक ऐसी आम चर्चा है जिसे समझने की कोशिश की थी कि वो आपकी ज़िंदगी को कैसे सीधे प्रभावित करती, गरीब कैसे करती। महंगाई गरीब करती है, ये स्वीकार्यता सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में जरूरी है। लोगों को स्वीकार करना, नेताओं को, अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को स्वीकार करना जरूरी है कि महंगाई भारत में गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। और वो गरीबी लाकर आपको बचतों की दृष्टि से, भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत मुश्किल स्थिति में खड़ा कर देती है। बिल्कुल। और अर्थात में हर बार अंशुमान जी की यही कोशिश होती है कि ऐसा मुद्दा उठाया जाए जो आपकी जेब से, आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ा हो। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। और इस यात्रा में आप क्या क्या जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, पहले वो देखिए। तो सबसे पहले होगा अर्थात, उसके बाद होंगे आपके सवालों के जवाब, उसके बाद बात होगी आपकी इनकम की, और चलते चलते अंशुमान जी पर्दा उठाएंगे किस्सों के सिक्के पर से कि इस बार कौन सा सिक्का खनका, कौन सी कहानी अंशुमान जी ने बुनी है आपके लिए किस्सों के सिक्के में। शुरू करते हैं इस हफ्ते का अर्थात, और इस हफ्ते के अर्थात का विषय है पेंशन, सहारे की आस। पेंशन इन दिनों चर्चा में भी है। अंशुमान जी ये मानते हैं कि देश में यूनिवर्सल पेंशन की जरूरत है। क्यों है जरूरत? इसके लिए वो 3 अलग अलग शहरों की 3 कहानियां चुनते हैं। सबसे पहले इन किरदारों से आप मिलिए। सर, कौन से किरदार हैं ये? हाँ शुभम, ये 3 ऐसे किरदार हमारे सामने जो आपको आसपास दिखाई दे जाएंगे। नाम आप उनके कुछ भी रख सकते हैं। नाम आमतौर पर बदल दिए जाते हैं, तो व्यवस्था के, पत्रकारिता के नियमों के तहत बदल दिए गए, पर ये तीनों जीवंत किरदार हैं, ये तीनों वास्तविक किरदार हैं। वृंदावन की गलियों में मुझे मिली दुलारी। दुलारी की पीठ जो है वो बिल्कुल समकोण पर झुकी हुई है। उम्र लगभग 70 के आसपास है। वो वृंदावन की तंग गलियों में पानी घाट से लेकर जो बड़े मंदिर हैं उनके दरवाज़ों पर थोड़े छोटे छोटे खाने के लिए गिड़गिड़ाती हैं और भोजन मांगती हैं। उन्हें अगर भजन की मजदूरी अगर मिल जाए तो उन्हें 10 रुपये शाम को और 12 सुबह 10 रुपये 12 रुपये शाम को मिलते हैं। और अगर वो समय से नहीं पहुंच पाई और उनकी जगह अन्य महिलाएं उस भजन में पहुंच गईं तो उनके पास 2 जून के लिए 5 पूड़ी खाने के लिए उन्हें ढेरों लोगों को हजारों बार आशीर्वाद देना पड़ता है, और उसके बाद उनके पास शाम का भोजन आता है। दुलारी की उम्र इतनी ज़्यादा है, लेकिन जब तक सांस है तब तक पेट की आग है। ये इसका पहला चरित्र है। दूसरा चरित्र है रामलू अम्मा। हैदराबाद में भी हाल में पेंशन को लेकर, हैदराबाद का जो मुख्य धरना चौक है उस पर सैकड़ों लोगों ने धरना दिया था पेंशन को लेकर। तेलंगाना सरकार ने एक पेंशन स्कीम जारी की जिसमें तमाम सारी उलझनें हैं, कुछ लोगों को मिली, कुछ को नहीं मिली। रामलू अम्मा अपने गांव से 2 घंटे में हैदराबाद पहुंची। वो उस वादे को सरकार से पूरा कराने के लिए जो सरकार ने किया था और कहा था कि हम सबको पेंशन देंगे। रामलू अम्मा इतनी बूढ़ी हैं कि उनको कोई मजदूरी भी नहीं कराता उनसे, क्योंकि अब उनको मनरेगा मजदूर भी नहीं माना जाता, उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। उम्र के साथ दवा की ज़रूरत है और भोजन की ज़रूरत है, तो उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। और उस भीख से बचने के लिए उन्हें सरकार से किसी तरीके की मदद की ज़रूरत है। जो उनके पास पहुँचे तो उनकी ज़िंदगी, जो बची हुई ज़िंदगी, जो सांझ की ज़िंदगी है, वो बग़ैर भीख मांगे और भीख की यातना झेले बगैर जी जा सके। कोलकाता में का एक मंदिर है ठनठनिया काली बाड़ी, वहाँ एक रामा हमें मिली जो वहीं रहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई घर भी नहीं है। वो भीख मांगती हैं, भिखारियों से रोज़ उनका झगड़ा होता है आसपास, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई गुजारा नहीं है। अभी जो 3 चरित्र हैं शुभम, दुलारी, रामलू अम्मा और रामा, इनमें 4 फैक्टर्स या 4 तथ्य समान हैं। एक, तीनों हमेशा से भिखारी नहीं थी, तीनों जन्म से भिक्षावृत्ति करने के लिए पैदा नहीं हुई थी। उनका भिक्षावृत्ति उन्हें बेसहारा और उनके बुढ़ापे के कारण आई है। वो भीख इसलिए मांग रही हैं क्योंकि वो बूढ़ी हैं और बेसहारा हैं।
और तीनों भारत में असहाय होने का जो भी पैमाना है उस पर सबसे नीचे है। अगर आप असहायता का या विवश होने का या गरीबी का या सबसे कमजोर जिंदगी का कोई पैमाना भारत में बनाए तो ये तीन महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से सबसे नीचे हैं। तीनों भारत के 60 साल से ऊपर के उन 13.5 करोड़ 14 करोड़ बुजुर्गों में हैं जिनमें 65 से 70% बुजुर्गों के पास कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं है। करीब 13.8 करोड़ के आसपास बुजुर्ग हैं भारत में 2011 की जनगणना, और उसके बाद नए आंकड़े हमारे पास आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे भारत में बुजुर्ग आबादी को लेकर जो हमारे पास नया सेंसस आएगा। तीसरी बात ये कि ये उन लोगों में है जिनके पास जिन 70% लोगों के पास कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं है। हमारे आसपास ये सब दिखते हैं पर हम महसूस नहीं करते क्योंकि हमारी नज़रें, हमारी बहसें उनकी तरफ जाती नहीं। और चौथी बात ये कि दुलारी को, रामा और रामलोम्मा को एक छोटी सी यूनिवर्सल पेंशन, एक छोटा सा सी राशि अगर उनके हाथ में पहुंच जाए तो उन्हें वो उन भीख मांगने की त्रासदी से बचा सकती है। उनकी ज़िंदगी की सांझ जब तक वो जीवन है तब तक उनका जीवन सम्मान के साथ, सामान्य सुविधाओं के साथ कट सकता है। पेंशन चर्चा में है। पिछले लगातार 2 महीने से हम देख रहे हैं पेंशन के आंदोलन, पुरानी पेंशन प्रणाली, नई पेंशन प्रणाली। 70-80 लाख के आसपास करीब सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन पर बराबर बात होती है। लंबी बहसें होती हैं टीवी स्टूडियोज़ में और सड़कों पर धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। तो मुझे लगा शुभम कि क्यों हम सांसदों, विधायकों और मुट्ठी भर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर बात करें। जब बात पेंशन की निकली है ना तो उसे दूर तक जाना चाहिए, उसे दूर तक ले जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव में तरह तरह के वादे करने वाली सरकारों को आखिर क्यों ना ये देश गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन के कटघरे में खड़ा करे और उनसे वो सवाल पूछे जिन सवालों का जवाब एक वेलफेयर स्टेट में लोगों को सरकारों से हमेशा पूछना चाहिए। बिल्कुल, मुद्दा बहुत संवेदनशील है, मुद्दा बहुत ऐसे लोगों के लिए है, आज की चर्चा बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो वाकई बहुत कमज़ोर हैं और बहुत मतलब जैसा अंशुमान जी ने कहा ना कि कमज़ोरी का जो भी पैमाना हो उसमें सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं। सर, बात और आगे बढ़े हम, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पेंशन की बात केवल सरकारी कर्मचारियों की क्यों न हो और लोगों की क्यों ना हो, हम बात आगे बढ़ाएं, यूनिवर्सल पेंशन पे आगे बढ़ें। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कितने लोग हैं, कौन से राज्यों में हैं, शहरों में हैं कि गाँव में हैं, कितने लोग हैं, कितनी आबादी दरअसल ये रामा या दुलारी के कैटेगरी में आती है? हाँ शुभम, दुलारी या रामा या रामलोम्मा भारत के का जो भविष्य है, जो आने वाला दशक है, आने वाले 20 साल हैं, उसकी एक झांकी है, उसका एक ट्रेलर है, उसका एक ताज़ा दृश्य है जिसे हमें समझना ज़रूरी है। और इस भविष्य से नज़रें मिलाना एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर, टैक्स पेयर लोगों के तौर पर हमें इस भविष्य से नज़रें मिलाना ज़रूरी है और इसके आंकड़े देखना ज़रूरी है। सरकार का जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने बीते साल एल्डर्स इन इंडिया नाम की एक रिपोर्ट जारी की थी जो 2021 में आई थी। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपका भारत की जनसंख्या के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत के लोगों की ज़िंदगी के बारे में नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा अगर आप आंकड़ों के प्रति और आंकड़ों को वास्तविक ज़िंदगी से जोड़ने में संवेदनशील हैं। तो मुझे दुलारी में, रामलोम्मा में, रामा में वो आंकड़े दिखते हैं जिनसे हम आपको डाउट कनेक्ट करके बताने की कोशिश करते हैं कि परिस्थिति क्या है। 2011 से 2021 के बीच 10 साल में भारत की सामान्य आबादी 12.4% की दृष्टि से बढ़ी। दशकीय वृद्धि थी, है, जनसंख्या बढ़ने की दर नहीं थी, ये ध्यान रखना जरूरी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं है, ये डिकेडल बढ़ोतरी है जो बढ़ोतरी हुई। लेकिन 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की आबादी 32% बढ़ गई 2011 से 2021 के बीच। ये जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट है वो हमें बताती है। 1961 में भारत की कुल आबादी में वरिष्ठ नागरिकों का, सीनियर सिटीजन्स का हिस्सा केवल 5.6% था, जो 2021 में 10.5%, लगभग 11% के आसपास है। और 10 साल बाद ये 13% के आसपास पहुंच जाएगा। 13 है, ये आकलन अभी का है। जब हमारे पास नया सेंसस आएगा तो हो सकता है ये आंकड़े बदलें और ये आंकड़े हायर साइड में ही बदलेंगे, यानी बुजुर्गों की आबादी जो जनसंख्या जनगणना में नहीं आई है वो शामिल होगी। जो आज की स्थिति है 2021 तक की, 2022 में हम हैं, भारत में के 10 साल में करीब 3.4 करोड़ लोग भारत की बुजुर्ग आबादी का हिस्सा बन गए, यानी 3.4 करोड़ नए लोग भारत की एल्डर पॉपुलेशन में, सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन में जुड़ गए। और अगले एक डिकेड में 5.6 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे, ऐसा आकलन है। 2021 में भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हिमाचल
सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी वाले राज्य थे। इन राज्यों में बुजुर्गों की आबादी उस राज्य की पूरी आबादी की तुलना में अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा थी। भारत में इस समय करीब 13.8 करोड़ लोग 60 साल से आय के ऊपर के हैं और उनमें 6.7 करोड़ पुरुष और 7.1 करोड़ महिलाएं हैं। महिलाओं में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि आमतौर पर उनके लाइफ स्पैन या उनके जीवन जीने की अवधि पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा होती है। महिलाओं का इसमें होना इसलिए महत्वपूर्ण है और इसलिए हमने जानबूझकर उन लोगों के चित्र आपके सामने रखने की कोशिश की शुभम, जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं प्रारंभिक रूप से आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ही नहीं। और जिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, जिन महिलाओं की, वो भारत की टोटल महिला आबादी में बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। 2031 तक के सारे बुजुर्ग मिलकर करीब 19.4 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। 20 करोड़ के आसपास के बुजुर्ग भारत में होंगे। इसके साथ हम एक और आंकड़ा रखते हैं जिससे कि हमें ये जो पेंशन की पूरी बहस है, जिसे बड़ा करना और हर मंच तक पहुंचाना ज़रूरी है या सबसे बात करना ज़रूरी है सवाल पर, वो ये कि एनएसएसओ का 75वें दौर का सर्वेक्षण बताता है जो 2017-18 में हुआ था कि भारत के 70% बुजुर्ग अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं। उनकी आर्थिक ज़रूरतें या तो उनका परिवार पूरा करता है या उनका के स्पाउस पूरी करते हैं। इनमें भी ग्रामीण इलाकों में 78% और शहरों में 76% बुजुर्ग किसी दूसरे के मोहताज हैं। उनके पास उनकी दवा के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके छोटे मोटे परिवहन के लिए उनकी कोई आय नहीं है, वो किसी पर निर्भर है। महिलाओं की हालत इसमें और ज़्यादा बुरी है। दूसरों पर निर्भरता के मामले में भारत के वरिष्ठ नागरिकों में शुभम सबसे ज़्यादा खराब हालत असम, गुजरात और पंजाब में है पुरुषों के मामले में, और महिलाओं के मामले में दिल्ली, पंजाब, बंगाल और मेघालय की हालत सबसे ज़्यादा खराब है, जहां महिलाएं दूसरों पर ज़्यादा आश्रित हैं अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो जनसांख्यिकी और अर्थशास्त्र की तुलना में के चर्चा में आमतौर पर एक बुनियादी जीडीपी के तौर पर या बुनियादी डिनोमिनेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो ये है कि कैसे किसी जनसंख्या में वृद्धजनों की निर्भरता का अनुपात क्या होता है, यानी ओल्ड एज डिपेंडेंस रेशियो क्या है। इससे पता चलता है कि कार्यशील आयु वाले लोगों पर प्रति 100 लोग कितने निर्भर हैं। कार्यशील आयु मतलब 15 से 59 वर्ष के आसपास की जो आयु होती है वो कार्यशील आबादी, इनके ऊपर कितने 100 लोग निर्भर हैं। 1961 में 100 कार्यशील लोगों पर 11 बुजुर्ग आश्रित थे। 2011 में ये 14 के आसपास हो गया और 2021 में 16 के आसपास हो गया। 2031 में प्रतिशत 20 को पार कर जाएगा और कई जो बड़े राज्य हैं उनमें ये रेशियो 25 से 30% होगा, यानी 100 कामगारों के ऊपर करीब 25 से 30 बुजुर्ग आश्रित होंगे। वो 100 कामगार भारत में 1 लाख रुपए की तनख्वाह वाले कामगार नहीं, उसमें से अधिकांश कामगार या तो मनरेगा मजदूर हैं या 15,000 रुपये महीने की अभी या 20,000 रुपये महीने की आय वाले लोग हैं। इनकी अपनी ज़िंदगी का भविष्य नहीं है और उनके ऊपर निर्भरता ज़्यादा होगी। अब यहाँ हमें ये समझ में आता है कि आखिर दुलारी को, रामा को या रामलू अम्मा को भीख मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो भीख क्यों मांग रही हैं। 2011 की जनगणना ने हमें बताया था और बहुत करुण आंकड़ा था ये कि भारत में भिखारियों की संख्या में सबसे बड़ा हिस्सा 60 से 80 साल के लोगों का है, यानी सबसे ज़्यादा बेगर्स जो भारत में हैं वो 60 से 80 साल के हैं। लेकिन भारत में जब भी पेंशन की चर्चा होती है तो ये सब कहीं भी ये जो बुजुर्ग, ये जो बदहाल और जो भारत का भविष्य हमें सामने दिख रहा है वो कहीं आता नहीं है। यहाँ केवल चर्चाएं थोड़े से सरकारी कर्मचारियों, अभिजाते लोगों के प्रति या थोड़े रिच और सुपर रिच मिडिल क्लास की पेंशन स्कीमें कैसी होनी चाहिए इस पर निर्भर हो जाती है। जिनके पास क्षमता है उनके पास तक उनके लिए बीमा और पेंशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं और अगर आप कभी यूनिवर्सल पेंशन पर किसी नेता से सवाल पूछ लीजिए तो आधे समय तो वो आपको जवाब ही नहीं दे पाएगा कि है क्या, इसकी चर्चा क्या है। बिल्कुल। तो अब आपने आंकड़ों में ये समझा कि दुलारी जैसे या रामलू अम्मा जैसे लोग कितने हैं, कहाँ हैं, उनकी निर्भरता कितनों पे। ये आंकड़ों में आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर ये आंकड़े आप खुद देखना, जानना, पढ़ना चाहते हैं तो अंशुमान जी के ब्लॉग पर आज ये आप रविवार को लाइव देख रहे हैं, सोमवार को ये वो उस पर डाल देते हैं। तो आप ये आंकड़े सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन ये आंकड़े कितने व्यापक हैं, कितने बड़े हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं सिर्फ इस एक आंकड़े से कि भारत में भीख मांगने वालों में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो 60 से 80 वर्ष के लोगों की है। ये कितना दुखद है, इससे ये भी आप अंदाज़ लगा सकते हैं। सर, अब आपने यूनिवर्सल पेंशन की बात की, हम उस पर आए। उससे पहले आप ये बताइए कि भारत में अभी मौजूदा व्यवस्था क्या है पेंशन की, लोगों को कितनी पेंशन किस रास्ते से मिल रही है, नहीं मिल रही है।
पेंशन की गणना में अगर आप दुनिया के किसी भी स्केल में भारत को फिट करें तो शायद हम सबसे पीछे सबसे नीचे खड़े होंगे। हम उस पर बताएंगे कि भारत अपनी तुलना में पेंशन की तुलना में कहाँ है। पहली चीज़ तो भारत में कोई यूनिवर्सल पेंशन नहीं है। ऐसी यूनिवर्सल पेंशन का मतलब यह है कि जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, सरकार अपने वेलफेयर स्टेट के तौर पर जो टैक्स जुटाती है, जहां से पैसा लाती है, उसे आप लोगों के जीवन जीने के लिए कोई पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराए। कर्मचारियों की पेंशन कंट्रीब्यूटरी है। बाकी लोग जो पेंशन प्लान इस्तेमाल करते हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। केंद्र सरकार गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोग जो 60 साल से आयु से ऊपर के हैं उन्हें प्रतिमाह केवल 200 रुपए की पेंशन देती है। सिर्फ 200 रुपए की पेंशन देती है, जो औसतन 7 रुपए प्रतिदिन है अगर आप हिसाब लगाएं। यानी गरीबी की रेखा का जो दैनिक खर्च का फार्मूला है, जो आमतौर पर भारत में तेंदुलकर समिति के आधार पर लागू किया जाता है, उसलिए गांवों में 27 रुपये और शहरों में 33 रुपये खर्च के लिए चाहिए। और जो 70% लोग जो पूरी तरह बेसहारा हैं, जिनके लिए कोई आश्रय नहीं, उनको इस पेंशन से औसतन 7 रुपए के आसपास मिलता है। इसमें भी 2007 के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी अगर आप मानिए केंद्र सरकार की बात है, राज्य सरकारों में पेंशन की दरें अलग अलग हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अगर महंगाई की रोशनी में गणना करें तो ये 80 से 90 रुपये महीने आ जाती है, क्योंकि अगर आप डिफ्लेटर लगाएं इन्फ्लेशन का, तो ये 200 रुपये की पेंशन आमतौर पर 80-90 रुपये आ जाती। और सिर्फ 200 रुपये पेंशन के लिए कितने बुजुर्ग ट्रेजरी का, तहसील कार्यालयों का, रोजगार दफ्तरों का, डीएम के दफ्तर का सिर्फ 200 रुपये पेंशन के लिए चक्कर लगाते हैं। ये जमीन पर वास्तविकता के तौर पर देखा जा सकता है। 200 रुपये जो इनकम डिफ्लेटर के बाद 80-90 रुपये, 100 रुपये भी नहीं रह जाती। चूंकि पेंशन केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी है, तो राज्य अपने यहाँ पेंशन की अलग दरें तय करते हैं और केंद्र सरकार की एक 200 रुपये की दर है। इसके लिए उनके बजट से पैसा जाता है। हेल्पेज इंडिया की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि केवल 6 छोटे राज्य ऐसे हैं जहां बुजुर्गों को मासिक पेंशन 2000 रुपये मिल रही है। छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में कहीं नहीं। कुछ राज्यों में पेंशन की दर 1000 से 2000 रुपये और कुछ राज्यों में 1000 रुपये से कम है। ये औसत स्ट्रक्चर है। जिन राज्यों में 2000 रुपये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से, लेकिन छोटे राज्य अपने जगह पर 2000 रुपये के आसपास की पेंशन दे रहे हैं। केंद्र और राज्यों में की तो पेंशन पर्याप्त है ही नहीं, उसका भी लाभ जिनको मिलता है वो केवल 24 से 30% बुजुर्गों को मिलता है। यानी जो पेंशन का नेटवर्क है उसमें भी सारे बुजुर्ग शामिल नहीं, क्योंकि या तो उनको सुविधा मिली नहीं है, या उन तक पहुंचती नहीं है, या उसे अवेल नहीं कर सकते। ये हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट बताती है। पेंशन वाच की रिपोर्ट बताती है, पेंशन वाच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट बताती है शुभम कि पेंशन कवरेज के मामले में हम बोत्सवाना, लेसोथो, बोलीविया देशों से भी पीछे हैं, जहां कम से कम आधी से लेकर 90% ओल्ड एज पॉपुलेशन पेंशन के दायरे में है और उन्हें औसतन 20 से 34 डॉलर की पेंशन मिलती है। भारत में $3 से कम पेंशन मिलती है अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर माने तो। जो लेसोथो, बोत्सवाना और बोलीविया जैसे देश हैं जिनसे हम तुलना करते हैं कि वो हमसे पिछड़े हैं, तीसरी दुनिया के देश हैं, वहां आबादी की कवरेज के हिसाब से अधिकांश बुजुर्गों को पेंशन मिलती है और पेंशन की दर जो है वो 20 से 43 डॉलर के आसपास है, जबकि भारत में औसत पेंशन की दर जो है वो 90 रुपये, 100 रुपये महीने या 200 रुपये सरकारी हिसाब में है। चलिए सर, अब ये भी समझ में आ गया मौजूदा व्यवस्था क्या है। अब आते हैं आपकी बात पे। आपने कहा कि यूनिवर्सल पेंशन देनी चाहिए, सरकार को लानी चाहिए। दो टूक सवाल ये होगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसका हिसाब किताब कैसे बनेगा? इसका हिसाब किताब उपलब्ध है और सरकारें चाहें, ऐसा नहीं कि सरकारों की चर्चाओं में आता है। अभी पिछले दिनों भारत के अभी हाल में जो फिनेंशियल सरकार के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में यूनिवर्सल इनकम भले ही संभव ना हो, पर यूनिवर्सल पेंशन एक कंसीडरेबल एक आइडिया है जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए, जो लागू किया जा सकता है। ये उनका बयान इंटरनेट पर उपलब्ध है, संजीव सान्याल का। क्या हमेशा जब भी हम ऐसी कोई बातें करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है क्या सबको पेंशन बहुत महंगी पड़ेगी, सारे बुजुर्गों के लिए पेंशन देना बहुत महंगा खर्च की बात है। पेंशन परिषद और हेल्पेज इंडिया ने एक आकलन किया और उस आकलन के आधार पर बताया, कई सारे ऑप्शंस बताए कि पहला ऑप्शन ये कि बुजुर्गों के लिए पेंशन के निर्धारण का फॉर्मूला क्या हो, उन्हें किस स्तर से पेंशन देनी शुरू की जाए। जो दैनिक मजदूरी दर है ना शुभम भारत में, अगर उसका आधा भी मान लिया जाए तो इस फार्मूले में महंगाई जोड़ने के बाद बुजुर्गों को 2700 से 3000 रुपए की यूनिवर्सल पेंशन दी जा सकती है। यानी दैनिक मजदूरी दर इसलिए क्योंकि शायद वो काम नहीं कर सकते हैं, जबकि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है वो जितनी मजदूरी पा रहा है उस दैनिक मजदूरी दर से आधी भी मजदूरी दर बना दी जाए, जो औसत पूरे देश की दैनिक मजदूरी दर है। उसमें भी बहुत फर्क है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर है, लेकिन उसे मान लिया जाए और उसमें महंगाई का इंडेक्सेशन कर दिया जाए, महंगाई की बढ़ोतरी जोड़ दी जाए, तो 2700 से 3000 रुपए के आसपास यूनिवर्सल पेंशन दी जा सकती है।
बुजुर्ग पेंशन के लिए 50 से 55 की आयु तय की जा सकती है महिला और पुरुष के लिए, और बेहद गरीब समुदायों के लिए 45 साल की आयु तय की जा सकती है कि उनके पास और भी कोई मोड ऑफ लिविंग नहीं है। जो आकलन है उस हिसाब से जो आंकड़ा बनता है कि अगर बाकी पेंशन स्कीमों का लाभ लेने वाले लोगों को इससे बाहर कर दिया जाए, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें कि वो लोग हैं जो अपनी पेंशन स्कीमें प्लान कर रहे हैं, जो लोग ईपीएफओ के दायरे में आते हैं, तो करीब 8 करोड़ के आसपास बुजुर्ग भारत में इस समय हैं। 13.5 करोड़ की आबादी हमने बताई थी बुजुर्गों की। 8 से 9 करोड़ लोग हैं जिन्हें तत्काल यूनिवर्सल पेंशन की दी जा सकती है, जो आने वाले समय में संख्या बढ़ेगी। अब आप देखिए, भारत में सरकारें जीडीपी के अनुपात में पेंशन पर, बुजुर्ग पेंशन पर केवल 0.04% पैसा खर्च करती, 1% से भी कम, 0.04, आधे परसेंट से भी कम 0.04% पैसा खर्च करती हैं। अगर 8 से 10 करोड़ लोगों को 2031 तक पेंशन दी जाएगी तो सालाना खर्च 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो जीडीपी का 2% होगा, केवल 2% होगा। और इतना टैक्स जब हम पे कर रहे हैं और वेलफेयर स्टेट के नाम पर इतना टैक्स पे कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी पर कितना टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। ये कार्पस 2 तरह से बन भी सकता है। इस कार्पस को बनाने का तरीका यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें जो तमाम प्रतीकात्मक स्कीमें चलाती हैं, 100 रुपये 200 रुपये पेंशन की, 50 रुपये बीमा की, 100 रुपये बीमा को, इनको सबको बंद करके एक बड़ा कार्पस बनाया जाए और उसमें उन सारी स्कीमों की राशि ट्रांसफर करके उस कार्पस में एक यूनिवर्सल पेंशन फंड क्रिएट किया जाए। यह प्रयोग हम कोई नया नहीं है, ये आउट ऑफ ब्लू कहीं नहीं आया, ये प्रयोग हम मनरेगा के तौर पर देख चुके हैं। ये प्रयोग हमने आयुष्मान भारत योजना में देखा, जब हेल्थ पर चलने वाली सारी छोटी स्कीमों को बंद करके मर्ज करके एक आयुष्मान भारत स्कीम बनाई गई, या मनरेगा लाते समय सारी रोजगार की छोटी बड़ी स्कीमें बंद करके एक बड़ा कार्पस बनाया गया। तो यह फंड बनाया जा सकता है जिसमें राज्य सरकारें भी अपनी पेंशन का कंट्रीब्यूशन करें, कि कुछ राज्य सरकारें 1000 रुपये पेंशन देती हैं, कुछ 300 देती हैं, कुछ 2000 देती हैं। अगर राज्य सरकारों के बजट से पेंशन को जाने वाली राशि, बुजुर्ग पेंशन को जाने वाली राशि, और केंद्र सरकार के फंड से को मिलाया जाए तो एक ठीक ठाक कार्पस बन सकता है। उस कार्पस का समझदारी के साथ निवेश किया जा सकता है बाजार में, और उस निवेश से आए रिटर्न के जरिए बुजुर्गों के लिए यूनिवर्सल पेंशन उपलब्ध कराई जा सकती है। पहली चीज ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर सरकारें इनोवेटिव ढंग से सोचने की कोशिश करें तो भारत में गरीब बुजुर्गों की पेंशन के लिए डिजिटल विनिमय और फिनटेक पर बहुत मामूली छोटा सा टैक्स लगाया जा सकता है, बहुत ही छोटा, जो कि पेंशन के नाम पर लगाया जाए। और ऐसे प्रयोग दुनिया में हुए हैं। डिजिटल और फिनटेक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं और बिलियंस में ट्रांजैक्शंस हैं वो। अगर हम उन पर छोटे से भी एक टैक्स को लगा दें तो सरकारों के पास इतना पैसा आ जाएगा, जो ये 8-9 करोड़ लोग जो अपने जीवन की सांझ में भटक रहे हैं, उन्हें उनके लिए पेंशन बनाई जा सके। हमें ध्यान रखना ज़रूरी है शुभम की भारत की 86 करोड़ कामगार आबादी है इस समय। इसमें बुढ़ापा आ रहा है, हम एजिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। भारत दुनिया में तेजी से बुजुर्ग होता देश है, ये सच स्वीकार करना ज़रूरी है, और इस सच के ऊपर बहुत सारे डेटा, बहुत सारे तथ्य उपलब्ध हैं। अगले 30-33 साल में भारत में करीब 250 तक लगभग 32 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर हो जाएंगे। ये आंकड़ा वित्त मंत्रालय का भी है, जनसंख्या के अध्ययनों का भी है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये भारत के पूरे लोक कल्याण कार्य की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव है। और ये आंकड़ा अगर सरकारें अपनी आंखों के सामने रखें, राज्य सरकारें अपने यहाँ और केंद्र सरकार अपने आंकड़ों को सामने रखें, तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि लोक लुभावन क्या होता है और लोक कल्याण क्या होता है। भारत की राजनीति पॉपुलिज्म और वेलफेयर के बीच में फर्क नहीं समझती। उसे ये समझ में नहीं आता कि लोक लुभावन किसे कहते हैं और लोक कल्याण किसे। लोक कल्याण राज्य की जिम्मेदारी है, और लोक लुभावन चुनाव जीतने के किए गए गिमिक्स हैं, या जिनके जरिए आप चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। मुफ्त स्कूटी, मुफ्त लैपटॉप, मोबाइल, मुफ्त बिजली के दरें कम करना, ये सब लोक लुभावन है। लेकिन यूनिवर्सल पेंशन लोक कल्याण है, जो जरूरी है और जो राज्यों की जिम्मेदारी है, जिसके लिए आप अपने टैक्स से और अपने बचत का पैसा उन्हें देते हैं। ये फर्क समझने में शुभम जितनी देरी होगी भारत की सरकारों को, उतना ही भारत में बुढ़ापा बढ़ने के साथ गरीबी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने लोग बूढ़े होते जाएंगे गरीबी का स्तर उतना बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सरकार तक हमारी ये बात पहुंचेगी, अर्थात पहुंचेगा, ये इकोनॉमिकम पहुंचेगा, और वाकई रामलू अम्मा या रामा या दुलारी जैसे लोगों का जीवन बदलेगा, और आने वाले दिनों में कम लोग इस दायरे में आएंगे। अब बारी आपके सवालों की और अंशुमान जी के जवाबों की। तो सर, पहला सवाल आरपी शर्मा का आगरा से आया है। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार बता रही है कि जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन है, और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि सरकार जीएसटी या टैक्स घटाकर, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल नहीं है,
टैक्स घटाकर पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं कर सकती है? घटाया था ना चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 10 रुपए की कमी की थी और 10 रुपए की बढ़ोतरी हमारे सामने पिछले 15-16 दिन में आ गई। सरकारें चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं, उन्हें पता है कि कीमतें कैसे घटाई जाती हैं। पेट्रोल डीजल में कच्चे तेल की कीमतों में 100 रुपए का स्तर पहली बार नहीं आया। इससे पहले भी ऐसे दौर रहे हैं जब कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें $100 से ऊपर गई हैं, लेकिन उस समय प्रयास किए गए। सरकारें अगर चाहें और अपने टैक्स सिस्टम को स्ट्रक्चर करें, अपने खर्चे सीमित करें, सरकारें फूल कर काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। उनके खर्चों का कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं होता है। वो सिर्फ एक बजट पेश करती हैं जो आधे से ज़्यादा सरकार के खर्चों में बढ़ोतरी ही दिखाता है। अगर उन्हें संतुलित किया जाए तो आपको महंगाई से बचाया जा सकता है, और ये महंगाई से बचाना सरकारों की राजनीतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि अंततः ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के पहिए में बड़ी कील बन के बैठ जाती है, और फिर उसके बाद लोगों की खपत और लोगों की मांग में गिरावट आती है, जो हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं, और लोग अंततः गरीब होते हैं। बिल्कुल सर, अगला एक सवाल और है जो राजू का है सोलन से। वो ये पूछ रहे हैं कि महंगाई अपने देश में है, महंगाई इस समय दुनिया के तमाम देशों में, वहाँ की सरकारें उसे काबू करने के लिए क्या कर रही हैं और हमारी सरकार क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती? दुनिया के अलग अलग देश ने महंगाई को कम करने के लिए अपनी अपनी रणनीतियां बनाई हैं, और जिन्होंने नहीं बनाई हैं उनका वहाँ हम पेरू की स्थिति या श्रीलंका की स्थिति देख सकते हैं। जैसे हमारे सामने सबसे ताज़ा उदाहरण ब्रिटेन का है। ब्रिटेन की सरकार ने अपने यहाँ एनर्जी पर टैक्सेशन कम किया तुरंत, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन आती है। ब्रिटेन की सरकार ने दूसरा काम ये किया कि जो इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा हिट होने वाला मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास था, उसको सीधी मदद देने की कोशिश की। अमेरिका में इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फिनोमेना है, भारत में इन्फ्लेशन एक सप्लाई फिनोमेना है। उस मॉनेटरी फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपनी ग्रोथ की चिंता ही छोड़ दी, फिक्र ही छोड़ दी। जब आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अमेरिका, ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार और तेज की जा सकती है आने वाले समय में। तो अमेरिका ने यह समझा कि जब तक बाजार से पूंजी कम नहीं की जाएगी, कीमत कम सामानों के पीछे ज़्यादा पैसा दौड़ता रहेगा, महंगाई कम नहीं होगी। तो अमेरिका ने वो उस तरीके के कदम उठाए। यूरोप और बाकी देशों ने कि सरकारों ने ऐसे तमाम उपाय किए हैं जिनके जरिए लोगों की जिंदगी जीने की लागत कम हुई है। तो या तो जिंदगी जीने की लागत कम करने के लिए टैक्स घटाए गए हैं, या लोगों के हाथ में उनकी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मदद दी गई है। ये रणनीति आमतौर पर वहां अपनाई गई है। चलिए, ये थे आपके सवालों के जवाब। अब बात आपकी इनकम की। सर, इनकम में जानना ये चाहेंगे आज कि महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में ठीक है इक्विटी मार्केट तो एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ रिस्क भी बहुत है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो महंगाई के प्रति हेज माने जाते हैं, और जहाँ जो रिटर्न की दर है वो भी महंगाई को मात दे सके। ऐसा ही एक ऑप्शन जो उभर के आ रहा है वो है सरकारी बॉन्ड का, एक है गोल्ड का, जिसे भी इन्फ्लेशन के प्रति हेज माना जाता है। कौन सा विकल्प बेहतर है सर? इस समय आने वाले दिनों में आपको क्या दिखता है? शुभम, महंगाई से हेज में एक विकल्प कभी बेहतर नहीं होता। आमतौर पर निवेश में कभी भी एक विकल्प नहीं चुना जाना चाहिए, आपके पास 2-3 विकल्प होने चाहिए। महंगाई में बढ़ोतरी के बाद सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, हर व्यक्ति को जो अपने वित्तीय व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशील है, उसे पहले तो एक काम ये करना चाहिए कि वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट को बैठकर देखे कि उसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट महंगाई को बीट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। अगर आप सिप चला रहे हैं तो पिछले 1 साल का रिटर्न देखिए कि उसने महंगाई को कितने पॉइंट से बीट किया, और फिर नेट टू टैक्स रिटर्न कितना है। भले ही आप उससे पैसा ना निकाल रहे हो, सिर्फ कंटिन्यू रखना चाहते हो, फिर भी आप समझने की कोशिश करें कि आपकी जिंदगी जीने की लागत के बदले कि आपकी निवेश की बढ़ोतरी टैक्स के बाद कितनी हुई। यही स्थिति आप अपनी बैंक डिपॉजिट्स के मामले में, एनएससी के मामले में, बाकी निवेश के बारे में देख सकते हैं। अगर आपके पास रियल एस्टेट का निवेश है, गोल्ड का निवेश है, तो उससे महंगाई का पैमाना लगाकर, महंगाई की रोशनी डालकर उन पर देखने की कोशिश करेंगे कौन कहाँ खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ जो शुभम आपने संकेत किया, बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन के तौर, एक अच्छे विकल्प के तौर पर आया, और अब सरकार के बॉन्ड में रिटेल डायरेक्ट स्कीम की तरफ के जरिए निवेश हो रहा है। सरकारी बॉन्ड इसलिए अच्छे माने जाते हैं महंगाई के दौर में, उसकी वजह यह है कि सरकारी बॉन्डों की दर हमेशा महंगाई को बीट कर सकती है, उनमें लगातार बढ़ोतरी होती है जैसे जैसे बाजार में ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो सॉवरेन बॉन्ड है, सरकार का बॉन्ड है, तो उसके चूकने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप देखेंगे थोड़े समय में कि सिर्फ सरकारी बॉन्ड ही नहीं, सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले बाकी डेरिवेटिव्स
बाकी उपकरण भी, चाहे वो सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले फंड डेट म्यूचुअल फंड हो या डेट म्यूचुअल फंड हो, ये भी आने वाले समय में एक निवेश का अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जो महंगाई से आपको एक बचाव, महंगाई से आपको हेज दे सकते हैं। सोना दूसरा बड़ा हेज है, पर सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव तेजी से होता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन सोना उस तरीके की हेज है जिसे आप तत्काल लिक्विडेट तो करने की स्थिति में नहीं होते, पर हेज के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और सोने के आउटलुक, जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, सोने की कीमतें बढ़ने के आउटलुक अच्छे ही रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बात हो गई आपकी इनकम की। आप ऐसे विकल्पों को चुन सकते हैं। सरकारी बॉन्ड अभी उभरता हुआ विकल्प ऐसा दिख रहा है अंशुमान जी को, जहां अगर आपने पैसा लगाया तो आने वाले दिनों में ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल सकते हैं। सर, आखिरी चीज, किस्तों का सिक्का इस बार क्या है? किस्तों का सिक्का इस बार शुभम एक बिल्कुल नई कहानी है। अमेरिका में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ, ये सब हमको मालूम है कि 1973 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया गया और उसके बाद अमेरिका में ग्रेट इन्फ्लेशन आई। पर हम में से कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि उस गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म करने का फैसला भले ही रिचर्ड निक्सन ने किया हो, पर उसके पीछे यूरोप का एक बड़ा राजनेता था जिसने निक्सन को गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने पर बाध्य कर दिया था। और वो यूरोप और अमेरिका के रिश्तों के में गिरावट का सबसे विचित्र दौर था। आज हम जब यूरोप और अमेरिका को एक साथ मिलकर रूस के स्वर्ण भंडारों पर पाबंदी लगाते हुए या विदेशी मुद्रा भंडारों पर पाबंदी लगाते हुए देख रहे हैं, तो हम लौट कर वापस देखते हैं कि वो कौन नेता था यूरोप का जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी मौद्रिक व्यवस्था को केवल 1 साल के भीतर खत्म करा दिया और एकदम पूरी दुनिया में मौद्रिक व्यवस्थाएं सर के बल खड़ी हो गई। ये बहुत बड़ा बदलाव था। ये बदलाव अमेरिका की पहल पर नहीं आया था, ये पहल पर आया था यूरोप के एक बड़े नेता की। चलिए, तो फिर इस बार का किस्तों का सिक्का उसी नेता पर होगा। आज के इकोनॉमिकम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते रविवार को 11:15 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए मुझे और अंशुमान जी को इजाजत। नमस्कार।